उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी आपकी दोस्त नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से वीआईपी गपशप में आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं अमृतपाल सिंह, अमृतसर पंजाब इंडिया से। तो वो दोस्त जो पहली दफ़ा इस तरह की वीडियोस को देख रहे हैं उनको बताती चलूं कि आपकी मुलाकात वीआईपी गपशप में स्पेशल पर्सनालिटीज से होती है जो अपनी ज़िंदगी की कामयाबियां आपसे शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप हमारे वीआई दोस्त हैं और आप भी अपनी लाइफ अचीवमेंट अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर +61480213 और ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। मैं अपने दोस्तों से कहूँगी कि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अमृतपाल साहब की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने मुलाजमत कैसे हासिल की। तो सर फिर जॉब आपको स्टडी के दौरान ही मिल गई थी या जब स्टडी कंप्लीट हुई है तो फिर आपने जॉब हासिल की? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी। मेरे मेरे कॉलेज में जब मैं एमए पार्ट 2 में पढ़ रहा था तो उस कॉलेज का नाम बदलना था। वो कभी कभी कॉलेज का नाम बदलते हैं ना, तो उस कॉलेज का जब नाम बदलना था उसके लिए एक फंक्शन हो रहा था, तो वहां मेरी एक आइटम थी। अच्छा, उस कॉलेज में उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स बुलाए हुए थे जी। तो अब जब मैंने वो आइटम दी, सबने वो पसंद की, मैं तो आइटम देके घर आ गया। रात को मुझे खबर मिली, रात को मुझे किसी और प्रोफेसर ने, किसी और कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने खबर दी कि भाई वो जो खालसा कॉलेज अमृतसर जहां तुम पहले पढ़ते रहे हो, उनके प्रिंसिपल जो हैं वो अब और हैं कोई, और वो चाहते हैं, वो तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हें बुला रहे हैं अपने कॉलेज में। अच्छा, मुझे नहीं पता था क्यों बुला रहे हैं। किस्मत हो तो ऐसी हो। जी, तो मैं गया, माशाल्लाह। मैं गया उनके पास। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे एक काम करना है कि हॉबी ग्रुप, मेरे कॉलेज में हॉबी ग्रुप है, उसको तुम चलाओ, उसको तुम पढ़ाओ। अच्छा। तनख्वाह बिल्कुल माकूल दी उन्होंने मुझे। जो एक प्रोफेसर को एक पीरियड के लिए मेहनताना दिया जाता है, वही मेहनताना मुझे उन्होंने उस एक पीरियड के लिए दिया। बिल्कुल। और मैंने 4 महीने वहां पे नौकरी की, जब तक मेरी एमए भी खत्म हो गई और मेरी वो साथ साथ नौकरी भी चलती थी। यानी उस वक्त अगेन एमए करता करता भी मैं दो कॉलेजों में, एक कॉलेज में पढ़ रहा था और एक में पढ़ा रहा था। हाँ जी, बिल्कुल अमेजिंग है, अमेजिंग बात है ये। तो वो इसलिए फिर ये हुआ कि पैसे की कमी जो आमतौर पे बच्चे को रहती है, हाँ, वो मेरे केस में वो मुझे रही नहीं। और उससे पहले स्कॉलरशिप्स भी मिलते थे, 2 स्कॉलरशिप्स मिलते थे, क्योंकि एक फर्स्ट आने की वजह से, एक मेरे विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से, तो 2 स्कॉलरशिप्स मिलते थे। तो यानी ये एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दे दिया, यानी इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मुझे हर स्टेप पे आपको। जी। तो उस वक्त ये लगने लगा मुझे कि मुझे आगे की जिंदगी बिताने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सही। कुछ पेरेंट्स ने इतना कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रखा था मेरे अंदर, कुछ स्कूल के जो असातिज़ा थे, उस्ताद थे, उन्होंने, कॉलेज के असातिज़ा उनकी तरफ से, तो ये कुछ ऐसा रहा कि वो एक तरह से मुझे पता नहीं, कोई अंदर से ही कुछ वो था कि मुझे नौकरी एकदम से मिल ही जाएगी। लेकिन साहब, नौकरी तो नौकरी है, नौकरी एकदम से तो नहीं मिलती ना, उसके लिए तो तरद्दुद करना पड़ता है। अब ये रहा कि भाई ये तो चलो दौरान अपना एजुकेशन के दौरान एक जॉब हो गई थी, वो तो फिर उसके बाद अच्छा, प्री जॉब। जी प्री जॉब है ना। अच्छा, अब उसके बाद फिर वो दोबारा तो नहीं हो सका। दोबारा फिर उन्होंने किसी और लेवल पे वो काम शुरू किया उस कॉलेज में, है ना। वो सब्जेक्ट वहां पे शुरू नहीं कर सके। वो उन्होंने सोचा था कि सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट वो शुरू नहीं कर सके। तो फिर ये होता था कि अब जॉब तो चाहिए रेगुलर,
एडवर्टाइजमेंट देखते रहते थे और इंटरव्यू भी देते रहते थे। आखिरकार फिर सही। मेरा जो नेबरिंग स्टेट है हरियाणा गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो गई और वो इंटरव्यू कालका में था। देखिए, कालका से चले थे और कालका ही पहुंचे। काल का इत्तेफाक और क्या कितना इत्तेफाक। खूबसूरत इत्तेफाक। जी, तो वो कालका ही पहुंचे और कालका वो इंटरव्यू हुआ और वहां पे ही उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ जी। और बतौर लेक्चरर, उस वक्त प्रोफेसर ही कहते थे, वो तो आजकल ये नाम हो गए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो उस वक्त लेक्चरर ही कहते थे वो। तो उस बतौर लेक्चरर मेरा सिलेक्शन उस वक्त कालका में हो गया। कालका में एक ख्वाहिश पूरी भी हुई कि प्रोफेसर जिंदगी में बनना था, सो वो काम तो हुआ। एक्चुअली मेरी दो ख्वाहिशें होती थी मैं जिंदगी में, मेरे दो एम्स थे कि या तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगा या फिल्मों के लिए म्यूजिक दूंगा। अरे वाह। अब वो हुआ क्या कि प्रोफेसर तो ठीक है जी, बिल्कुल कॉलेज में बन गए, तो लेकिन फिर फिल्मों वाला जो मामला है वो चले हो नहीं पाया, वो नहीं हो पाया, वाकई नहीं हो पाया। वो कहीं ना कहीं वो है कि मैं फिल्मों के लिए म्यूजिक नहीं दे पाया, लेकिन वो शौक जरूर था उस वक्त। शौक। और उस वक्त मुझे मदन मोहन का म्यूजिक बहुत इंस्पायर करता था था और आज भी करता है। कमाल ये कि आज भी उन्हीं का ही म्यूजिक। अच्छा, इसमें एक बड़ी कमाल की एक इंसिडेंट है। कालका जब नौकरी कर रहा था तो मैं, अमृतसर तो घर था मेरा, मैं आता था, तो एक इंसिडेंट सुनाने का मेरा दिल करता है, वो आपको भी बड़ा मजा दे जाएगी। जी जरूर। जब अमृतसर में आया तो मेरा ख्याल था कि मैं अपने कॉलेज दोबारा जरा होके आऊं। तो मैं जब होके आया तो वहाँ कोई मिली मुझे एक मैडम, वो कहती परसों आप मेरे घर आओ, एक महफिल है शाम। अच्छा। तो मैंने कहा जी महफिल है तो मैं आ जाऊंगा। कहते क्यों बुला रही हूँ? इसलिए बुला रही हूँ कि पाकिस्तान के मायानाज जो एक मौसीकार हैं, गुलूकार हैं, वो आ रहे हैं मेरे घर पे। अच्छा। मैंने कहा जी कौन आ रहे हैं? कहते इनायत हुसैन भट्टी आ रहे हैं। अरे वाह, आपकी ईद हो गई। अच्छा, मैंने कहा वाह, ये तो मजा आ गया, जरूर मुलाकात हुई उनसे। तो खैर मैं गया और उनसे इतनी प्यारी मुलाकात हुई, इतने बढ़िया सवालात के जवाब उन्होंने दिए, बहुत मजे से उन्होंने गाने सुनाए। तो फिर सबने, जब उन्होंने गाने सुनाए तो फिर सबने मुझे भी कहा भाई एक गजल तो सुना दे, तू भी सुना दे। भी हो जानी चाहिए। तो अच्छा, मैं डरूं कि फिर अपने इनायत हुसैन भट्टी साहब बैठे हैं, मैं इनके सामने क्या गाऊंगा? तो मैंने गजल सुनाई, लबे खामोश से अफशा होगा, राज हर रंग में रुसवा होगा। वो गजल जब उन्होंने सुनी तो मुझे कहते चल यार, तू यहाँ क्या कर रहा, तू मेरे साथ ही चल। जी माशाल्लाह। देखिए इनायत हुसैन भट्टी साहब मुझे कहते मेरे साथ ही चल, तू यहाँ क्या कर रहा तू? क्या कर। तो देख लीजिए, वो तो खैर मेरे माँ बाप ने मुझे जाने नहीं दिया उस वक्त, वरना देख लीजिए आप मैं अब भी आपके पास हूँ, पर वरना अगर वो जाने देते तो फिर मैं उस वक्त भी आपके पास होता। सरहद के उस पार होता। जी। नहीं चलें जी, ये अब तो ये नेट की दुनिया है, राब्तों में बिल्कुल मैं समझती हूँ कि कमी नहीं बल्कि राब्तों की जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो सर अब अच्छा इस नौकरी में एक बड़ी अजीब तरह की दिक्कत थी। अब आप कहेंगे प्रोफेसर बन गए, फिर भी दिक्कत थी। बिल्कुल जी, एक अजीब तरह की दिक्कत थी, इनसिक्योरिटी थी, पूरी तरह से इनसिक्योरिटी। कैसे? अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि वो अगस्त में रख लेते थे, मार्च में रिलीव कर देते थे। उसके बाद यही टाइम था जी, अगस्त में वो रख लेते थे, मार्च में रिलीव कर देते थे। उसके बाद दोबारा इंटरव्यू कॉल करते थे, फिर अगर 6-7 माह की जॉब। जी,
उसके बाद अगर आप दोबारा इंटरव्यू क्लियर कर लें तो फिर आपको फिर रखते थे और फिर दोबारा इंटरव्यू कॉल करते थे। यानी 7 महीने की नौकरी अच्छा। होती थी, तो उसमें वो 5 महीने हाँ। हम लोग घर पे रहते थे और 7 महीने की नौकरी, है ना। कितना तो मुश्किल काम। ये यकीनन बहुत बहुत मुश्किल था। तो पर हुआ क्या, कोशिश ये तो थी ना कि नौकरी तो परमानेंट होनी चाहिए ना। ये तो कोई बिल्कुल। नौकरी ना हुई कि 7 महीने नौकरी की और नौकरी। आप 5 महीने 5.5 महीने आप खाली घूम। तो मैं तंग आ गया इस बात से काफी। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, ये कॉलेज की जॉब इसका मतलब परेशान करेगी, तो किसी ना किसी तरह से दोबारा स्कूल की जो हायर अथॉरिटीज हैं इनसे किसी वहां मिलते हैं, पंजाब गवर्नमेंट से राब्ता करते हैं किसी से, तो उनको कहते हैं कि भाई मुझे तो नौकरी आप परमानेंट दो, स्कूल में नहीं दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। सही सही। अब ये है बड़ी हैरान कुन बात आपको बताने वाला हूँ। मैं जब गया वहां, मैं अंदर गया उनके पास, जो डीपीआई वहां कॉलेज में जो स्कूल को डिपार्टमेंट जो स्कूल का हेड कर रहे होते हैं उसको डीपीआई कहते हैं। तो मैं जब उनसे मिलने गया अंदर और वो मुझे पूछ रहे, हाँ मेरा नाम लेके मुखातिब हो रहे हैं मुझसे कि और अमृतपाल क्या हालचाल है। मैं हैरान कि ये तो पंजाब के डीपीआई हैं कॉलेजेस के और इनको मेरा नाम कैसे पता। नाम कैसे पता। मेरी तो सारी जो उम्मीद है, मैं तो उनसे ये कहने गया था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेकार हूँ, मुझे आप नौकरी दो पंजाब में, मैं तो ये कहने गया था उनसे। अच्छा, और अगला ही सवाल उनका, हाँ बेटे तेरी वहां पे नारनौल में तेरी नौकरी कैसी चल रही है। अब तो अच्छा, मेरे सारे सवाल खत्म हो गए जी। अब मैंने सोचा भाई अब इनसे मैं साफ बात करूं, पर अंदर से मैं हैरान जरूर होता रहा कि ये मेरे बारे में इतना जानते कैसे हैं, मैं तो पंजाब में हूं ही नहीं आजकल। तो खैर मैंने उनसे साफ कहा जी, मैंने कहा मैं हरियाणा में नौकरी कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं तंग आ गया वहां नौकरी करके, क्योंकि परमानेंट ही नहीं करते, तरीका कार चेंज है। हाँ जी। तो इससे अच्छा तो मैंने सोचा मैं आपके पास ही आऊं, स्कूल में आप मुझे नौकरी दे दे, मैं छोड़ता हूँ कॉलेज की जॉब, तो कम से कम परमानेंट तो होगी। तो खैर उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब अगर तुम्हें उन्होंने नौकरी ना दी या अब अगर तुम्हें उन्होंने रिलीव किया तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। सही। तो खैर वो नौबत आई नहीं और अगली बार उन्होंने रिलीव भी नहीं किया। फिर मैं कॉलेज में ही रहा। अरे ये देख लीजिए, तो ये बाद में मैंने पता लगाया कि वो मुझे, उनको कैसे पता था कि मेरा नाम ये है, तो वो मुझे उस वक्त से जानते थे जब मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ रहा था एमए में, एज अ स्टूडेंट वो मुझे जानते थे। उस वक्त वो अमृतसर में थे, में बतौर डीईओ पोस्टेड थे, बाद में उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया और डीपीआई बन गए। मैं ये बताता चलूं कि ये जब अपनी ये लेक्चरशिप चलती रही तो फिर इसमें आप देखिए कि कितने प्रोफेसर प्रिंसिपल बनते हैं कॉलेज के, बहुत कम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ये शरफ हासिल हुआ कि मैं कॉलेज में प्रिंसिपल के फराइज मैंने अंजाम दिए जी। मैं 6 साल तक एक कॉलेज में, एक हरियाणा के एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैं 6 साल तक प्रिंसिपल रहा। अंबाला के पास वो कॉलेज है, तो वहाँ पे 6 साल मैंने बतौर प्रिंसिपल काम किया। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी और कोई कंट्रीब्यूशन वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन मेरी ये कंट्रीब्यूशन वहाँ जरूर है जो मैं अक्सर बताता हूँ और मुझे लगता है मुझे बतानी भी चाहिए जी। कि जब मैं उस कॉलेज में गया था तो वहाँ पे 350 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। और 6 साल बाद जब मैं उस कॉलेज से आया तो वहाँ पे 1150 बच्चे पढ़ते थे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आपकी कोशिशें, ये
एडमिनिस्ट्रेशन बस ऐसी थी जी कि सबको पहले पहले तो जो जिस कॉलेज में मैं था वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उनको वो शुरू शुरू में इस बात को कबूल नहीं करते थे कि इस तरह का शख्स प्रिंसिपल हो सकता है कॉलेज का। और वो बाद में उन्होंने एतराफ किया मुझसे मिलकर के, बाद में मुझे मिलकर जाते थे और शुरू में मुझे कहते थे कि यार हम लोग देखते थे, आपको पता लगता था शहर में ये बात थी यार, उस कॉलेज में एक प्रिंसिपल आए हैं और वो इस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड है, और हम सोचते थे भाई कॉलेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनको ये लगता था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा प्रिंसिपल हो कैसे सकता। अच्छा, इस एतबार से कि वो ये समझते थे कि आप ऑफिस वर्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को। जी, तो वो सोचते थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर वो आते थे कभी कभी मेरे पास बाद में, और जब देखते थे कि हाँ काम किया जा रहा, और उनके बच्चे और कॉलेज में, और आप देखिए ना, ये तो एक खुशबू है जो फैलती है, तारीफ जो होती है ना, ये खुशबू की तरह वो खुशबू है बिल्कुल। अच्छा, वो जब ये फैलती थी और जब लोग बच्चे कहते थे कि नहीं कॉलेज का प्रबंध इतना अच्छा चल रहा है, लड़कियां कहती थी कि हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, नहीं तो दूसरे कॉलेजों में हमेशा ये सुना जाता था कि लड़के उनको परेशान कर रहे हैं, और मेरे इस कॉलेज में मजाल है कि किसी लड़की को कोई परेशानी हुई हो किसी लड़के से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए नहीं होती थी कि जिस वक्त ये बात मुझे बताई जाती थी कि फलां लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं उसी वक्त एक्शन लेता, उसी वक्त। बिल्कुल। और उसके पेरेंट्स को बुला के, है ना, उसके पेरेंट्स को बुला के उस लड़के को मैं, यानी वो सजा देता था सबके सामने। अगर किसी लड़की आपने को किसी अपने लड़के रूल्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, आपका जो काम था उसमें आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि उस कॉलेज में लोग बच्चों को दाखिल करवाना, तभी तो 350 से 1150 बच्चे तभी तो हो सके, वरना आज फिर उस कॉलेज में मुझे वहां से छोड़े 5 साल से ज्यादा, 5 साल हो चुके, आज फिर उस कॉलेज में बच्चे जो है 900 से कम है। तो यानी ये होता है कि आपकी शख्सियत जो होती है वो, उसका भी एक रौब होता है ना? बिल्कुल वो बहुत, और उसकी खुशबू फैलती है जब आपको वो काम करता देखते हैं, तो वो सब पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, शहर में पहुंचता है। आपको एक हैरान को मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि 3 साल तक आपने रूरल सर्विस करनी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना, ये एक रूल है। तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि हमें उस कॉलेज में भेज दो, चाहे हम वो मेरा रूरल के अंडर आता था वो कॉलेज, तो वो लोग कहते थे कि रूरल सर्विस अगर हमें करनी है तो हम उस कॉलेज में तो कर लेंगे, किसी और में नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी तारीफ तो कोई नहीं हो सकती। क्या बात। वो एक एप्रिसिएशन जो मुझे मिला, और बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझ तक भी तो वो पहुंचती थी ना वो बातें, तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। खुशी होती थी। सोसाइटी इस बात को एक्नॉलेज तो करती है ना। तो दोस्तों, अमृतपाल साहब की मज़ेदार बातें सुनने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी दोस्त नुसरत जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।